चैप्टर 1 अ लेटर टू गॉड बाय G.L. Fontes। सो जो हमारा पहला चैप्टर है इसका नाम है अ लेटर टू गॉड, जो लिखा गया है G.L. Fontes के द्वारा। ओके, एंड ही इज़ अ लैटिन अमेरिकन। लैटिन अमेरिका, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो रही होगी कि लैटिन अमेरिका क्या है। सो लैटिन अमेरिका अमेरिकन कॉन्टिनेंट का सदर्न पार्ट है। ओके, सो ही इज़ अ राइटर फ्रॉम देयर। ये वहाँ से एक राइटर है। नेक्स्ट, बिफोर यू रीड, बिफोर मीन्स पहले। सो चैप्टर पढ़ने से पहले आप थोड़ा ये ओवरव्यू पढ़ लीजिए। ओके, दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। लोग कहते हैं विश्वास पर्वतों को भी हिला देता है। सो यहाँ आपको क्या लगता, फेथ का मतलब विश्वास, पर आपको क्या लगता है कि हम विश्वास से पर्वतों को हिलाने की बात कर रहे हैं? नो ये एक मुहावरा है जैसे हमारी हिंदी भाषा में होते हैं। तो इसका मतलब है अगर आपका किसी चीज़ पर विश्वास है, आप किसी चीज़ को लेके कॉन्फिडेंट है, तो वो चीज़ चाहे जितनी भी मुश्किल हो, जितना भी इम्पॉसिबल हो, वो आप पूरी करके ही रहेंगे और वो पूरी होके ही रहेगी। बट what should we put our faith in? परंतु हमें किस पर विश्वास करना चाहिए या फिर हमें अपना विश्वास किस पर रखना चाहिए, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। ओके, दिस इज द क्वेश्चन द स्टोरी डेडिकेटली पोजेस। सो इस स्टोरी में जो कि है अ लेटर टू गॉड, हम इसी क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर्स ढूंढने की कोशिश करेंगे। ओके, Lencho is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined, asking for 100 peso. So Lencho, लेंचो हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। ओके, सो जो हमारी आगे स्टोरी है अ लेटर टू गॉड, उसका मेन कैरेक्टर, मुख्य किरदार जो है वो लेंचो है। और लेंचो का प्रोफेशन क्या है, लेंचो क्या काम करता है? लेंचो इज अ फार्मर। लेंचो एक किसान है जो भगवान को एक लेटर लिखता है, ओके, जिसपे वो भगवान से 100 पैसों की डिमांड करता है जब उसकी जो क्रॉप है वो खराब हो जाती है। तो क्रॉप का मतलब फसल। ओके, उसकी फसल जब पूरी तरह से खराब हो जाती है, नष्ट हो जाती है, तो वो भगवान को एक लेटर लिखता है जिस लेटर में वो भगवान से 100 पैसों की डिमांड करता है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैम व्हाट इज पैसो? ओके, सो पैसो क्या है? पैसो जैसे इंडिया की करेंसी है रुपीज, वैसे ही लैटिन अमेरिका की करेंसी है पैसो। ओके, डज लेंचोस लेटर रीच गॉड? क्या लेंचो का लेटर भगवान के पास पहुंच पाता है? डज गॉड सेंड हिम द मनी? क्या भगवान उसे पैसे देते हैं? थिंक व्हाट योर आंसर टू these questions would be, and guess how the story continues before you begin to read it. So क्या भगवान उसे पैसे देते हैं? आपका क्या आंसर होगा इसको लेके? आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं और सोच सकते हैं कि आगे स्टोरी कैसे चलेगी। ओके, और मेरे को कमेंट सेक्शंस में बताइए कि यहाँ पर आपने स्टोरी के बारे में क्या सोचा। ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं। आगे है एक्टिविटी। ओके, एक्टिविटीज आर द डिफरेंट पार्ट्स फ्रॉम आर स्टोरी। ये हमारी स्टोरी से थोड़ा अलग होता है, ये हमें प्रैक्टिकल करना होता है, मतलब खुद से करके देखना होता है कि इनका क्या मतलब है। ओके, वन ऑफ द चीपेस्ट वे टू सेंड मनी टू समवन इज थ्रू द पोस्ट ऑफिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो स्टोरी है और ये जो बुक, हमारी जो चैप्टर है, ये काफ़ी टाइम पहले लिखा गया था। ओके, तो उस टाइम पर जो चीपेस्ट मतलब सस्ता, तो उस टाइम पर जो सबसे सस्ता तरीका था किसी को मनी सेंड करने का, भेजने का, वो था पोस्ट ऑफिस के थ्रू। पर जैसे कि हम जानते हैं आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है और हमारे पास अलग अलग तरीके के वेज हैं किसी को पैसे सेंड करने के लिए, तो इस टाइम पर सबसे ईजीएस्ट वे है ऑनलाइन ट्रांसफ़र। ओके, जैसे कि हम यूज़ करते हैं पेटीएम,
पेटीएम, अमेजोन पे, गूगल पे। सो आज के टाइम पर सबसे ईजीएस्ट वे है ऑनलाइन ट्रांसफ़र। पर जिस टाइम पे ये स्टोरी लिखी गई थी उस टाइम पर सबसे चीपेस्ट और सस्ता तरीका था किसी को मनी सेंड करने का, थ्रू पोस्ट ऑफिस। ओके, हैव यू एवर सेंड और रिसीव मनी इन दिस वे? क्या आपने कभी पैसे सेंड करे हैं या आपको कभी पैसे मिले हैं इस तरीके से, मतलब पोस्ट ऑफिस का यूज करके? हियर्स व्हाट यू हैव टू डू। सो आगे मतलब आगे जो चैप्टर में आपको बताया गया है कि आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू कैसे अपनी मनी सेंड कर सकते हैं और वो किसी जिसको आपने सेंड करी है उसको कैसे रिसीव होगी। ओके, as you read the instructions, discuss with your teacher in the class meaning of these words। तो आप जैसे जैसे ये these all are instructions, ये सारी instruction है, मतलब आपको कैसे काम करना है। ओके, तो जैसे जैसे आप ये instructions पढ़ें तो आप अपने टीचर के साथ डिस्कस करें कि इन वर्ड्स का क्या मतलब है। ओके, these are the words: counter, counter clerk, appropriate, acknowledgement, counterfoil and record। ओके, सो काउंटर क्या होता है? जैसे हम बैंक पे जाते हैं, बैंक के अंदर हम एंटर करते हैं तो एक जगह पैसे जमा हो रहे होते हैं, एक जगह पैसे निकल रहे होते हैं, और कहीं पे आपको अपनी क्वेरीज या आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो डिस्कस करने होते हैं, कहीं पे चेक रिसीव हो रहा होता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे हो रहा होता है, तो उस प्लेस से रिलेटेड एक स्पेसिफिक काउंटर बना होता है जहाँ पर एक आदमी बैठ के आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होता है, आपके पैसे ले रहा होता है या आपको पैसे दे रहा होता है। तो उस चीज़ को हम बोलते हैं काउंटर। एंड काउंटर क्लर्क होता है कि उस काउंटर से रिलेटेड जो बंदा है, जो इंसान है जो आपका काम कर रहा है, उसको हम बोलते हैं काउंटर क्लर्क। एप्रोप्रिएट मतलब उचित। ओके, जैसे मैं आपको एक लेटर लिख के देती हूँ, लेटर में मैं नेम लिखती हूँ, तो आप नेम के आगे अपना नाम लिखेंगे। ओके, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखती हूँ नेम और डेट ऑफ बर्थ, तो नेम के आगे ऑब्वियस है आप अपना नाम लिखेंगे, नेम के आगे आप इंडिया नहीं लिखेंगे, दिस इज कंट्री नेम। ओके, सो ऐसे ही एप्रोप्रिएट मतलब उचित, जहां पर जो चीज पूछी गई है उसके अकॉर्डिंग। एक्नॉलेजमेंट, ओके, एक्नॉलेजमेंट क्या होता है? एक्नॉलेजमेंट इज अ रिसिप्ट या फिर रसीद जो हमें मिलती है जब हम पैसे जमा करवाते हैं। काउंटरफॉइल भी एक रसीद है, एक रसीद का वो हिस्सा होता है जो हमें मिलता है, हम अपने पास रिकॉर्ड की तरह रखते हैं। ओके, जैसे आप कभी कभार बैंक में पैसे जमा करवाने जाते हैं तो यहाँ पे दो होते हैं, दो जगह आप फॉर्म भरते हैं, जैसे ये यहाँ पे आपने अपना फॉर्म भरा, डिटेल्स, दोबारा आपको जब आप कभी बैंक में जाएंगे तो आपको पता चलेगा आपको अपनी डिटेल्स या फिर जो बैंक में पैसे जमा कराने की रिसिप्ट होती है उसमें दो बारी इंफॉर्मेशन फिल करनी होती है। तो जो ये स्मॉल पार्ट होता है ना, ये जो स्मॉल पार्ट होता है ये आपको रिसीव हो जाता है, ये आप अपने साथ घर में भी ले जा सकते हो। तो ये क्या होता है? ये है आपका डिटेल्स। ओके, ये आपके लिए एक प्रूफ है कि आपने बैंक में पैसा जमा करा है, एंड दिस इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं काउंटरफॉइल। एंड रिकॉर्ड होता है जो बैंक आपकी डिटेल्स का या फिर पोस्ट ऑफिस जो भी आपने ट्रांजैक्शन करी है उसको कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करता है, उसको हम बोलते हैं रिकॉर्ड। कंसल्ट अ डिक्शनरी इफ नेसेसरी, आप डिक्शनरी का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको इन वर्ड्स के और डीप मीनिंग देखने हैं। बट आई थिंक मैंने आपको काफ़ी अच्छे से समझाया है। अगर आपको समझ आया इन वर्ड्स का मीनिंग तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। आर देयर वर्ड्स corresponding to these English words in your language? तो क्या आपकी लैंग्वेज में इन इंग्लिश वर्ड्स से रिलेटेड या फिर इनका कोई और मीनिंग है? तो अगर हम देखें तो हम हिंदी में मोस्ट ऑफ द टाइम हम काउंटर को काउंटर ही बोलते हैं, काउंटर क्लर्क को हम क्लर्क बोलते हैं, एप्रोप्रिएट को हम उचित बोलते हैं, एक्नॉलेजमेंट, काउंटरफॉइल बोथ को हम रसीद बोलते हैं, दोनों वर्ड्स को हम रसीद बोलते हैं हिंदी में। तो
हाँ, हमारी लैंग्वेज में भी इन इंग्लिश वर्ड्स के कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड्स हैं। ओके, सो अब अगर आप एक पोस्ट ऑफिस जाते हैं और आपको अपनी मनी किसी को सेंड करना है, ठीक है, आपको मनी किसी को सेंड करनी है, तो आप कैसे कैसे करेंगे, क्या प्रोसीजर? इनसाइड द पोस्ट ऑफिस गो टू द काउंटर मार्क्ड मनी ऑर्डर। तो पहले आप पोस्ट ऑफिस के अंदर जाएंगे, वहां पर देखेंगे कि कौन से काउंटर के ऊपर या कौन से काउंटर पर मनी ऑर्डर लिखा हुआ है। ओके, फिर उसके बाद बाय अ मनी ऑर्डर फॉर्म बाय पेइंग 50 पैसे टू द पर्सन बिहाइंड द काउंटर। अब जब आप मनी ऑर्डर वाले काउंटर पे पहुंच जाएंगे तो वहां पर जाके जो उस काउंटर पे व्यक्ति बैठा होगा उससे आप बोलेंगे कि मुझे एक मनी ऑर्डर फॉर्म दे दीजिए, जो कि 50 पैसे का आएगा। और आज के टाइम पे आई थिंक ये 1 रुपीज़ का होगा, बिकॉज 50 पैसा अगर आप देंगे तो आपको 50 पैसा वापस कैसे मिलेगा? ओके, फिल द एप्रोप्रिएट बॉक्सेस इन द फॉर्म। अब आपको क्या करना है कि जो एप्रोप्रिएट बॉक्सेस है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर जहाँ पे नेम लिखा है वहाँ पर आपको नेम लिखना है, जहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, जहाँ पे डेट या फिर साइन है, वहाँ उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्म फिल करना है। पे द काउंटर क्लर्क द अमाउंट ऑफ मनी टू बी सेंट अलॉन्ग विद द चार्जेस। अब आप क्या करेंगे, अब आपको जो जितनी मनी सेंड करनी है वो मनी फॉर्म के साथ आप किसको दे देंगे? काउंटर क्लर्क को। पर जैसे कि आप पोस्ट ऑफिस की सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, वो आपका पैसा इधर से उधर देंगे तो उनके भी कुछ चार्जेस लगेंगे। ओके, क्योंकि उनका भी तो रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं, तो इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट और देना पड़ेगा। अगर फॉर एग्जांपल आप 500 रुपीज़ सेंड करना चाहते हैं तो आपको 10 रुपये चार्जेस के तौर पर देने पड़ेंगे। ओके, टेक बैक द MO एक्नॉलेजमेंट काउंटर फॉइल फॉर योर रिकॉर्ड। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें एक एक्नॉलेजमेंट फॉर्म होता है। ओके, एक्नॉलेजमेंट कॉलम होता है। तो जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो तो सेंड हो जाएंगे, पर जो एक्नॉलेजमेंट काउंटर फॉइल पार्ट है वो आपको आपकी रिकॉर्ड्स के लिए मिल जाएगा, ताकि अगर कल को वो मनी सेंड नहीं होती या फिर उस मनी का कुछ पार्ट सेंड होता है कुछ नहीं होता, तो आप पोस्ट ऑफिस पे केस कर सकते हैं। ओके, कि मैंने तो फॉर एग्जाम्पल आपने 1000 रुपीज़ सेंड करे पर सामने वाले को 800 रुपये मिले या फिर एक भी रुपया नहीं मिला, तो ऐसी कंडीशन में अगर आपके पास रिकॉर्ड होगा कि आपने 1000 रुपीज़ सेंड करे थे तो आप पुलिस केस कर सकते हैं या फिर पोस्ट ऑफिस में जाके बोल सकते हैं कि मैंने इतने रुपीज़ सेंड करे थे। ओके, मेरे को लगता है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अगर आपको कुछ चीज़ नहीं समझ आई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शंस में बताइए कि आपको क्या समझ नहीं आया, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी। सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ अ मनी ऑर्डर। मनी ऑर्डर का एक फॉर्मेट है, ऐसा फॉर्म आता है जब आप किसी को मनी ऑर्डर सेंड करते हो। Okay, fill out the money order form given below using the clues that follows the form. तो अब ये क्या बोल रहा है कि आप कोशिश करें इस फॉर्म को फिल करने की by using the instructions that is given below. Okay, तो हम ट्राई करते हैं कैसे फिल होगा। सो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया का मनी ऑर्डर है ये, इंडियन पोस्ट की तरफ से। ओके, पे रुपीज़ अगर मेरे को 1000 रुपीज़ सेंड करने हैं तो मैं लिखूंगी 1000 ओनली। ओके, और यहाँ पे मैं लिखूंगी नंबर्स में 1000। अब मेरे को सेंड करना है XY लिमिटेड को। ओके, XY लिमिटेड को मैं सेंड कर रही हूँ। वो कहाँ है? वो है कमला नगर में, दिल्ली। ओके, अब यहाँ पे मेरे को लिखना है पिन, जिसको मैं सेंड कर रही हूँ उसका पिन कोड। अब यहाँ पे मैं अपने साइन कर दूंगी, फॉर एग्जाम्पल लक्ष्मी, और यहाँ पर डेट जैसे कि 21 अक्टूबर 2023।
जो भी है, ओके। एंड इस पार्ट में आपको कुछ नहीं करना, बिकॉज ये ऑफिस यूज़ के लिए, ऑफिशियल यूज़ के लिए। तो इस पार्ट में आपको कुछ नहीं करना है, ये पोस्ट मास्टर और असिस्टेंट वो फिल करेंगे, ओके। है एमओ एक्नॉलेजमेंट। एमओ एक्नॉलेजमेंट में देखो हमारा मनी ऑर्डर का नंबर जो होगा वो फिल होगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे डेट आएगी कोई सी भी। अब मैं जिसको भी वो सॉरी, यहाँ पे मेरा नाम, क्योंकि मैं पैसे सेंड कर रही हूँ, और यहाँ पे मेरा एड्रेस आएगा, ओके। दिल्ली 110001। अब सबसे मेन पार्ट, अब आप देख लो कि दो जगह लिखा हुआ है सिग्नेचर ऑफ पे एंड सिग्नेचर ऑफ पे। तो पे है कौन? पे वो व्यक्ति है जो पैसे रिसीव करेगा, ओके, जिसको पैसे मिलेंगे। तो अब ये वाला जो फॉर्म है, मैंने उसको 1000 रुपीज सेंड करे, अब वो यहाँ पे लिखेगा 1000 ओनली ऑन, मतलब डेट, यहाँ पर वो अपने साइन करेंगे और यहाँ पे स्टैम्प लग जाएगी डेट की, ओके। और एक जगह और है सिग्नेचर ऑफ पे, यहाँ पर भी सिग्नेचर करने पड़ेंगे जो पैसे रिसीव कर रहा है उसको। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। थिंक अबाउट what you will send the money to and how much। एक बार सोच के देखिए कि आप कैसे मनी सेंड करेंगे और कितनी मनी सेंड करेंगे। You might want to send money for a magazine subscription or to a relative or a friend। तो हो सकता है कि आप मनी सेंड करना चाहते हो, कोई अपने मैगजीन का सब्सक्रिप्शन लेना है। जैसे कि होता है कि आप एक न्यूज़पेपर पूरे मंथ के लिए लगा लेते हैं, तो उसके आपको बोल दिया 500 रुपीज़ पूरे मंथ के आप हमें पे कर दीजिए। तो आप चाहते हैं कि मैं वो पैसे मनी ऑर्डर के थ्रू पे कर दूं, या फिर आप अपने रिलेटिव को या फिर अपने फ्रेंड को पैसे सेंड करना चाहते हैं, तो आप मनी ऑर्डर का यूज़ कर सकते हैं। Or you may fill out the form with yourself as sender and your partner as a receiver। So ऐसा भी हो सकता है कि आप फॉर्म को फिल कर दें, अपने आप को सेंडर बनाएं और अपने किसी फ्रेंड को रिसीवर बना दें, ओके। जैसे आप दो फ्रेंड्स हैं, आप देखना चाहते हैं कि कैसे काम करता है मनी ऑर्डर। यूज अ पार्ट ऑफ योर पॉकेट मनी एंड सबमिट द फॉर्म एट द नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस टू सी हाउ इट्स डन। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपनी पॉकेट मनी का थोड़ा सा पैसा बचाएं, और उस पैसे से आप क्या करें कि अपने नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में जाकर पैसे जमा करवा दें, और देखें कि ये काम कैसे करता है पूरा प्रोसेस। सी हाउ योर पार्टनर एंजॉय गेटिंग द मनी बाय द पोस्ट, और देखें कि आपका फ्रेंड कितना खुश होता है, उसको क्या लगता है जब वो पोस्ट ऑफिस से पैसे रिसीव करता है, पोस्ट से पैसे रिसीव करता है। Note that the form has three parts: the money order form, the part for official use and the acknowledgement। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वाला जो पार्ट है ये मनी ऑर्डर पार्ट है, एंड द मिडिल पार्ट जो आपको नहीं भरना है, इट इज़ ऑफिशियल पार्ट जो ऑफिशियल एम्प्लॉयज़ भरेंगे। एंड देन लास्ट वन इज, जो लास्ट का पार्ट है ये एक्नॉलेजमेंट पार्ट है, ओके। Okay. What would you write in the space for communication? तो हमने ये तीन पार्ट्स तो देख लिए, पर ये जो लास्ट का पार्ट है ये क्या है, इसमें क्या फिल करना है? जो लास्ट का पार्ट है स्पेस ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे कि मैं अपने किसी फ्रेंड को या किसी रिलेटिव को मनी सेंड कर रही हूँ, तो मैं अगर उसको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ या कुछ चीज़ बतानी चाहती हूँ, तो मैं इस पार्ट में लिखूँगी। ये किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है, आपकी अपनी रीजनल लैंग्वेज में भी, ओके। आई होप आपको स्पेस फॉर कम्युनिकेशन समझ आया होगा, ओके। नेक्स्ट, नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको सेंटेंसेस कंप्लीट करना है, जैसे कि आपने जो अभी
मनी ऑर्डर पड़ा है उसके अकॉर्डिंग। फर्स्ट, इन एडिशन टू द सेंडर द फॉर्म हैज बीन साइंड बाय, अगर हम देखें फॉर्म में तो एक तो सेंडर साइन करता है, उसके अलावा कौन कौन साइन करता है? उसके अलावा पेई साइन करता है, विटनेस साइन करते हैं या आइडेंटिफायर साइन करते हैं, और पेइंग ऑफिशियल साइन करते हैं। ओके, और फिर दोबारा से एक जगह पेई साइन करता है। तो पेई कितनी बार, सॉरी, और कौन कौन लोग साइन कर रहे हैं? पेई, विटनेस और ऑफिशियल, ऑफिशियल जो वो लेटर लेके जा रहे हैं। Second, the acknowledgement section of the form is sent back by the post office to the dash after the dash signs it. तो acknowledgement section किसको send कर दिया जाता है बाद में? sender को, जब पे उसे साइन कर देता है। ओके, ताकि सेंडर के पास एक प्रूफ हो कि उसने क्या सेंड किया है। थर्ड, द स्पेस फॉर कम्युनिकेशन सेक्शन इज यूज्ड फॉर डैश। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, कम्युनिकेशन सेक्शन आपको अपना एक मैसेज ट्रांसफर करने के लिए होता है। तो आप लिख सकते हो कि द स्पेस फॉर कम्युनिकेशन is used to write information or message for the payee to read. This will be retained by the payee. ये payee के पास ही रहता है और it can be in any language. Okay. Part fourth, the form has 6 sections. The sender needs to fill out. अगर हम देखें तो सेंडर को कितना पोर्शन फिल करना होता है? फर्स्ट पोर्शन सेंटर को फिल करना होता है, सेकंड ऑफिशियल यूज है तो नहीं करना होता, एंड द थर्ड पार्ट सेंड करना, थर्ड पार्ट लिखना होता है, एंड स्पेस फॉर कम्युनिकेशन, ये वाला पार्ट भी सेंडर को फिल करना होता है। तो टोटल कितने पार्ट हो गए? 1, 2 and 3. ओके, sender needs to fill 3 parts, 3 sections, and the receiver को कितने सेक्शन फिल करने होते हैं? फर्स्ट पार्ट नहीं करना होता, सेकंड पार्ट भी नहीं करना होता, थर्ड पार्ट भी नहीं करना होता, एंड फोर्थ पार्ट भी नहीं करना होता, फिफ्थ पार्ट करना होता है। तो मतलब बस एक, द रिसीवर 1 सेक्शन। तो स्टूडेंट चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, मेन चैप्टर। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रीज ऑफ अ लो हिल। तो इसका क्या मतलब है? द हाउस, द हाउस घर, वह मकान जो उस पूरी घाटी में एकमात्र था। बच्चे बोल रहे होंगे कि वैली क्या होता है? तो वैली होती है घाटी, 2-3 माउंटेन्स होते हैं, उनके बीच का जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं वैली। तो उस पूरी वैली में एक अकेला मकान था, सेट ऑन द क्रीस्ट ऑफ अ लो हिल। क्रीस्ट क्या होता है? क्रीस्ट होता है किसी भी माउंटेन का टॉप पार्ट या किसी हिल का टॉप पार्ट। तो जैसे ये 3 माउंटेन्स है तो इन तीनों की क्रीस्ट क्या होगी? इनका ये टॉप पार्ट्स। ओके, तो और जो सबसे छोटा माउंटेन है उस पे लेंचो का घर था, उसकी क्रीज पर लेंचो का घर था, या फिर वो मक्के था। हमें पता है क्योंकि हमने अभी बिफोर यू रीड करा है। तो मेन कैरेक्टर इज लेंचो, और यहाँ पे लेंचो के घर की ही बात हो रही है। जो ये द हाउस है, इट इज लेंचोज हाउस। ओके, from this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. तो इस ऊंचाई से नदी तथा पके हुए मक्के, ओके, राइप मतलब पका हुआ, एंड कॉर्न इज मक्के के खेतों को देखा जा सकता था। ओके, सो जो लेंचो के घर की हाइट थी उससे आप जो फसल थी, फील्ड इज खेत। ओके, सो जो खेत थे उस पर पकी हुई मक्के की फसल को देख सकते थे आराम से।
जो हर जगह ऐसे फूलों से भरा था जो सदा एक अच्छी फसल होने का भरोसा दिलाते थे। ओके, तो जो फील्ड है, जो खेत है, उस पे राइप कोन्स या फिर पके हुए मक्के इस फ्लावर की तरह भरे हुए थे, उसके फ्लावर्स ऐसे भरे हुए थे जो हमेशा आपको ऐसा लगेगा कि वहां पर एक बढ़िया फसल होने वाली है। ओके, हार्वेस्ट इज फसल। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. तो एकमात्र चीज जिसकी धरती को जरूरत थी वह थी एक भारी वर्षा या फिर कम से कम एक बौछार। ओके, तो जो अर्थ को नीड था, अर्थ को जरूरत थी डाउनपोर का मतलब होता है रेन। ओके, तो अर्थ को जरूरत थी एक रेन की या फिर एक रेन की या फिर कुछ बूंदाबांदी हो जाए ताकि उसका खेत थोड़ा बहुत भीग जाए, क्योंकि पानी की जरूरत तो सभी को होती है, सबके खेतों को होती है। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. Throughout the morning, throughout मतलब उस पूरी सुबह, throughout मतलब उस पूरी सुबह लेंचो जो अपने खेतों को अच्छी तरीके से जानता था, ओके, जिसको अपने खेतों के बारे में अच्छी तरीके से नॉलेज थी, ने नॉर्थ ईस्ट मतलब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होती है ना, जैसे कि ये नॉर्थ है, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, तो इस साइड को नॉर्थ ईस्ट की तरफ लेंचो नॉर्थ ईस्ट के आकाश, स्काई की तरफ देखने के अतिरिक्त उसने कोई काम नहीं किया। ओके, नथिंग मतलब उसके अलावा उसने कोई काम नहीं किया। तो पूरी सुबह लेंचो जो अपनी फील्ड्स को अच्छी तरीके से जानता था, जिसको अपनी खेत के बारे में सारी नॉलेज थी, उसने कोई काम नहीं करा। वो बस स्काई नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ देख रहा था कि कब बारिश होगी, कब बारिश होगी। ओके, now we are really going to get some water, women. तो लेंचो क्या बोलता है कि अब हमें कुछ पानी मिलने वाला है। सो यहाँ पर जो पानी है इसका मतलब है रेन। ओके, विमेन, विमेन मतलब लेंचो अपनी वाइफ को एड्रेस कर रहा है, अपनी वाइफ से बोल रहा है। तो लेंचो बोलता है कि चलो फाइनली हमें थोड़ा पानी मिलने वाला है। द women who was preparing supper, तो सफ़र क्या होता है? सफ़र होता है रात का खाना, ठीक है। सफ़र, रात में जब हम खाना खाते हैं उसको बोलते हैं सफ़र। जैसे कि हम डिनर बोलते हैं ना, तो हम ये बोल सकते हैं कि डिनर का सिनोनियम है सफ़र, रात का खाना। तो जो वो औरत है या फिर लेंचो की जो वाइफ है वो क्या प्रिपेयर करी थी? सफ़र, रात का खाना। रिप्लाइड मतलब लेंचो की बात का उत्तर देती है। यस, गॉड विलिंग, क्या बोलती है? हाँ, यदि ईश्वर की इच्छा हुई तो क्या बोलती है? यस, गॉड विलिंग, हाँ अगर ईश्वर ने चाहा तो। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, तो जो लेंचो के बड़े लड़के थे या बड़े, हाँ लड़के थे, वो फील्ड में काम कर रहे थे, खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वन वॉज वर प्लेइंग नियर द हाउस, और जो छोटे बच्चे थे, छोटे लड़के थे उसके, लेंचो के, वो क्या कर रहे थे? वो घर के पास खेल रहे थे। Until the women called to them all, जब तक कि उनकी माँ ने या फिर लेंचो की वाइफ ने उन सबको नहीं बुलाया, तब तक वो फील्ड्स में काम कर रहे थे। बड़े वाले बच्चे और छोटे लड़के क्या कर रहे थे? घर के पास खेल रहे थे। तो वो क्या बोलती हैं? कम फॉर डिनर, आ जाओ खाना खाने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था, सफ़र का क्या मतलब होता है? सफ़र का सिनोनियम डिनर। तो वो सफ़र प्रिपेयर करी थी और वो उनको खाना खाने के लिए, डिनर खाने के लिए बुलाती है। It was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. तो खाना खाने के दौरान, ड्यूरिंग का मतलब दौरान,
खाना खाने के दौरान क्या होता है, जैसे कि लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था, प्रिडिक्ट मतलब भविष्यवाणी करी थी, जैसे कि लेंचो ने कहा था वैसा ही हुआ। क्या हुआ? बारिश होने लग गई। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल। बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें जमीन पर गिरने लग गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ cloud could be seen approaching. So उत्तर पूर्व दिशा में बड़े बड़े पहाड़ जैसे बादल आते हुए दिखाई दिए। तो मतलब बहुत इतने बड़े क्लाउड्स थे कि वो लग रहा था कि माउंटेन्स का एक ग्रुप है, और जो कहाँ को आ रहे थे, लेंचो की फील्ड की डायरेक्शन की तरफ आ रहे थे। ओके, द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। तो जो हवा, आपको पता ही है बारिश के दौरान अगर बारिश की बूंदें गिरती है तो हवा कितनी सुहावनी हो जाती है, तो वैसा ही था। हवा ताज़ी और सुहावनी थी। फ्रेश मतलब ताज़ी और स्वीट मतलब सुहावनी, रिफ्रेशिंग हवा थी उस टाइम पे। The men went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, ओके, तो यहाँ पर मैन किसको बोला गया है? यहाँ पे मैन बोला गया लेंचो को। ओके, सो लेंचो क्या करता है? लेंचो बाहर गया और उसके अतिरिक्त उसका अन्य कोई कारण नहीं था, बाहर जाने का कोई और कारण नहीं था कि वह अपने शरीर पर बारिश की बूंदों का जो फील था और जो प्लेजर था उसको महसूस करना चाहता था। ओके, सो प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। तो लेंचो एकदम से बाहर भाग के गया ताकि वो फील कर सके बारिश की बूंदों का वो प्लेजर, जो उसकी बॉडी पे वो गिरती हुई बूंदों का प्लेजर। एंड वेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो वापस आता है वो बोलता है। एक्सक्लेम्ड तब यूज़ होता है जब हम सरप्राइज होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं, तो हम कभी कभार ऐसे चीख के नहीं बोलते ये ऐसे, ये वाले जो वर्ड्स होते हैं, और इसके दौरान जो हम सेंटेंस यूज़ करते हैं उसके लिए हम बोलते हैं एक्सक्लेम्ड। जैसे कि हम बोलते हैं कि ही टोल्ड मी। ओके, टेल का पास्ट पार्टिसिपल। तो टोल्ड का मतलब होता है, टोल्ड का मतलब क्या होता है? बताया। या फिर हम बोलते हैं आस्क। आस्क का मतलब पूछना। ओके, सो ऐसे ही एक्सक्लेम्ड हम कब यूज़ करते हैं? जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं या फिर सरप्राइज होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जब हम कुछ बोलते हैं तो वी आर एक्सक्लेमिंग। So when he returned, he exclaimed, "They are in the raindrops falling from the sky. They are new coins." तो वो बोलता है कि ये सिर्फ पानी की बूंदें नहीं है या फिर वर्षा की बूंदें नहीं है जो आसमान से गिर रही हैं, ये सिक्के हैं। They are new coins. The big drops are 9 cent pieces and the little ones are fives. तो देखो यहाँ पर जो टर्म यूज हुई है ना, द रेट ऑफ, दे आर द न्यू कॉइन्स, तो ये क्या है? मैटाफर। ओके, मैटाफर क्या होता है? मैटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच। ओके, जैसे हम किसी वर्ड में, किसी सेंटेंस में बहुत सारी चीज़ें, एडजेक्टिव, नाउन्स, ये सब यूज़ करते हैं, तो वन पार्ट इज फिगर ऑफ स्पीच जो कि है यहाँ पर मैटाफर। मतलब लेंचो ने रेन ड्रॉप को डायरेक्टली बोल दिया कि ये कुछ है ही नहीं, ये क्या है? क्या है? दीज आर द कॉइन्स। अगर मैं आपको मेटाफर का एक और एग्जांपल दूं तो ये होगा, अगर मैं बोलती हूँ बॉब इज एज ब्रेव एज लायन, ठीक है, दिस इज नॉट मेटाफर, पर मैं बोलती हूँ बॉब इज अ लायन, दिस इज अ मेटाफर। जब मैंने बॉब की क्वालिटीज को बॉब की क्वालिटीज को लायन से कंपेयर करने की जगह बॉब को ही लायन बता दिया, तो ऐसी सिचुएशन में मेटाफर यूज हुआ है। ओके, तो यहाँ पर लैंचो ने ये नहीं बोला कि दीज आर द न्यू कॉइन्स फॉर अस, बट
या फिर ना ये बोला कि दीज आर लाइक द न्यू कॉइन्स, लेंचो बोला दीज आर न्यू कॉइन्स। ओके, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स, जो बड़ी बूंदे गिर रही हैं वो 10 सेंट्स हैं, एंड स्मॉल वंस आर 5। ओके, with a satisfied expression, he regarded the field of the ripe coats with its flowers, draped in a curtain of rain. So, satisfy का मतलब संतोष। वो क्या करता है, संतोष की भावना के साथ अपनी पकी मक्की की खेतों को देखता है जो फूलों से भरा था और वर्षा की चादर से ढका हुआ था। ठीक है, तो लेंचो क्या करता है, अपनी सेटिस्फाइड था वो, क्योंकि अब रेन हो गई है, तो उसका जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि रेन नहीं हो रही, कब होगी ये वो सॉल्व हो चुकी है, तो वो अब वो सेटिस्फाइड रिलैक्स्ड है। तो उन एक्सप्रेशंस के साथ वो अपनी फील्ड मतलब खेत को देखता है जिसमें पके हुए कोन पे, मक्कों पे फ्लावर लगे हुए थे, और उस टाइम पे वो ऐसा लग रहा था कि वो जो पूरा खेत है वो बारिश की चादर में लिपट गया है। ड्रेप्ड मतलब लपट जाना, लिपट जाना। ओके, नेक्स्ट, but suddenly a strong wind begins to blow, and along with the rain very large hailstone begins to fall. तो क्या होता है, पर सडनली का मतलब अचानक से, बट लेकिन अचानक से एक बहुत तेज हवा चलने लगती है, और बारिश के साथ साथ हेल्स्टोन्स मतलब ओले भी गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। हो, लेंचो के लिए काफी प्रॉब्लम आगे क्रिएट होने वाली है। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू कॉइन्स, तो यह सचमुच ही चांदी के नए सिक्के जैसे लग रहे थे। तो मतलब जब वो ओले गिरते हैं तो वो उस टाइम पर वो बिल्कुल सिल्वर कॉइन्स जैसे लग रहे थे। हमें पता है कि ओले वाइट होते हैं, सिल्वर के कलर से थोड़ा बहुत रिजेंबल करते हैं, तो ये भी वहाँ पे कंपैरिजन ही हो रहा है। The boy exposing themselves to river rain run out to collect the frozen pearls. तो जो रेंचो के लड़के थे वो भी बारिश में नहा रहे थे। जैसे ही ओले गिरना शुरू होते हैं, तो यहाँ पर ओलों को क्या बोला गया है, द फ्रोजन पल्स। तो ये किसके लिए यूज हुआ है, हेलस्टोन्स मतलब ओलों के लिए। तो वो उसको कलेक्ट करने के लिए भागने लगते हैं। It's really getting bad now, exclaimed the man. I hope it passes quickly. तो exclaimed the man, जैसे कि आपको बताया था, man का मतलब है लेंचो। लेंचो क्या बोलता है, लेंचो बोलता है अब ये बहुत बुरा होता जा रहा है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जल्दी से ख़त्म हो जाए। इट डिडंट पास क्विकली, बट जो ओले गिरना है वो जल्दी ख़त्म नहीं होते, वो काफ़ी टाइम तक गिरते ही रहते हैं। For an hour the hail rained on the house, the garden, the hailstone, the cornfield, on the whole valley. तो 1 घंटे के लिए जो ओले हैं वो गिरते ही रहते हैं, किस पे, घर पर, गार्डन में, हिल साइड पर, कॉर्नफील्ड पर, और पूरी की पूरी वैली में। द फील्ड वॉज वाइट एज इट कवर्ड विद द सॉल्ट। और इस टाइम पर जो खेत थे वो ऐसे हो गए थे कि जैसे कि वो नमक की एक परत में कवर्ड हो चुके हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो ओले होते हैं वो वाइट कलर के होते हैं। तो सारे ओले जब एक साथ गिरेंगे तो वो पूरी की पूरी फील्ड को वाइट कर देंगे, पूरे खेत को वाइट कर देंगे। तो ऐसा लग रहा था कि जो पूरे खेत है उस पर किसी ने नमक बिखेर दी। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, एक पत्ता भी नहीं बचा पेड़ों पर, क्योंकि जो ओले थे उन्होंने पत्ते भी गिरा दिए, तोड़ दिए, पेड़ों के शाखाएं तोड़ दी। द कोन वॉज टोटली डिस्ट्रॉय। जो मक्के थे लेंचो के वो पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे। डिस्ट्रॉयड मतलब नष्ट। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो प्लांट्स पे फ्लावर फूल लगे हुए थे वो भी चले गए थे ओलों की वजह से। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद द सैडनेस।
सोल मतलब आत्मा। तो लेंचो की जो आत्मा थी वो दुख से, या फिर लेंचो को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था इस टाइम पर। When the storm has passed, he stood in the middle of the field and said to his sons. तो जब तूफान खत्म हो गया तो लेंचो अपनी फील्ड, अपने खेत के बीचों बीच खड़ा हुआ और अपने लड़कों से बोलता है, a plague of locusts would leave more than this, would have left more than this। क्या बोलता है कि जो लोकटिस का अटैक है, लोकटिस एनिमल, टिड्डी, ओके, जो इंडिया में भी इस साल काफ़ी इफेक्ट हुआ था टिड्डियों की वजह से। तो वो बोलता है कि जो टिड्डी हैं वो भी अगर हमारे खेतों पे हमला करती तो इससे ज़्यादा छोड़ के जाती, जितना कि ये ओलों की वजह से हमें नुकसान हुआ है। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग। तो जो ये ओले हैं उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा, हमारी पूरी खेत के खेत नष्ट कर दिए। दिस ईयर वी विल हैव नो कोन्स। तो इस साल हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, हमारे पास ना मक्के होंगे, ना फसल होगी, ना हम उन फसलों को बेच पाएंगे और ना कुछ खरीद पाएंगे। दिस दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन। और जो वो रात थी जब उसकी फील खराब हो गई थी वो दुख से भरी हुई थी। सोरो मतलब दुख, दुख। सो वो वाली जो रात थी वो दुख से भरी हुई थी। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग। मतलब सोचिए, आप खुद सोच के देखिए, आपने पूरे साल काम करा ताकि आप अपनी फसल को काट सके, उसे बेच सके और उसको खा सके, पर एट द एंड आपको क्या मिला? ओलों की वजह से वो पूरी फसल खराब हो गई। तो लेंचो के पास अब कुछ भी नहीं था। तो वो बोलता है कि अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारा सारा का सारा काम बर्बाद हो गया है। देयर नो वन हु कैन हेल्प अस। यहाँ पर अब कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। वी विल गो वी विल वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। इस साल हम सारे के सारे भूखे मरेंगे। ओके, सो अब एक छोटा सा ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक है, ये देखने के लिए कि आपको अभी तक जो आप स्टोरी पढ़ रहे हैं उसमें से कितना समझ आया। सो व्हाट डिड लेंचोस होप फॉर? लेंचो होप फॉर रेन। Why did Lencho say the raindrops were like new coins? Okay, it was because the raindrops would resemble the new coins। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उन raindrops की वजह से उसकी क्रॉप और उसकी फसल अच्छी होने वाली थी, और अच्छी फसल को अगर वो बेचेगा तो उसको पैसे मिलेंगे, अच्छे पैसे मिलेंगे, तो इसलिए उसने उनको न्यू कॉइन्स बोला था। हाउ डिड द रेन चेंज? वॉट हैपन टू लेंचो? तो रेन कैसे एकदम से बदल गई और लेंचो की फील्ड को क्या हुआ? तो जो रेन है वो एकदम से हेलस्टॉर्म में बदल गई, और लेंचो की जो पूरी क्रॉप है वो हेलस्टोन से कवर्ड हो गई, और जो पूरी क्रॉप है वो डिस्ट्रॉय हो गई। सो आंसर कैन बी द रेन चेंज एज हेलस्टॉर्म बिगिंस टू फॉल। Lencho's field was covered with the hailstorm and the whole crop destroyed. Fourth, what was Lencho's feeling when the hailstorm stopped? तो लेंचो उस टाइम पे कैसा फील कर रहा था? तो लेंचो वॉज टोटली लॉस्ट, और उसको लग रहा था अब मेरी सारी फसलें ख़त्म हो चुकी हैं, अब मैं क्या करूँगा? आई डोंट हैव एनी होप, ही डोंट हैव एनी होप। बट in the hearts of all who lived in the solitary house in the middle of the valley, there was a hope, the God, help from the God। तो solitary मतलब अकेला। सो जो उस घर के अंदर, उस वैली के घर के अंदर लोग रहते थे, उन सब लोगों के मन में एक आखिरी होप थी, एक आखिरी उम्मीद थी। किससे? भगवान से। Don't be so upset. Even though this seems like a total loss, remember no one dies of hunger। तो उसकी वाइफ बोलती है या फिर बच्चा बोलता है, इट इज़ नॉट क्लैरिफाई कि कौन बोल रहा है ये वाला सेंटेंस। वो बोलते हैं कि इतने दुखी मत हो, डोंट बी सो अपसेट। अगर अभी ऐसा लग रहा है कि ये पूरा का पूरा हमारा नुकसान हुआ है, पर एक चीज़
हमेशा याद रखना, रिमेंबर वन, रिमेंबर, याद रखना एक चीज, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता। दैट्स वॉट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। ठीक है, तो क्या बोलता है लंचो कि हाँ ये वही, हाँ ये वो कहते हैं कि कोई भी भूखा नहीं मरता। All the night Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he has been instructed, see everything, even what is deep in one's conscious. तो उस पूरी रात लेंचो बस एक ही बारे में, एक ही चीज़ के बारे में सोचता रहा, अपनी आखिरी उम्मीद जो थी भगवान से मदद की। भगवान जिसकी आंखें और जो, जैसा कि बताया गया है, सब कुछ देखती हैं, भगवान को सब पता है। इवन वॉट इज़ डीप इन वंस कॉन्शियस, कॉन्शियस का मतलब होता है कि आप अपने मन के अंदर क्या सोच रहे हैं, आप कितना पाप लेके घूम रहे हैं या फिर कितने अच्छे हैं लोगों के साथ, भगवान को उस बारे में सब कुछ पता है। तो भगवान के बारे में ही सोचता रहा लंचो उस पूरी रात, उस परमात्मा के बारे में, उस सुप्रीम पावर के बारे में जिसको सब कुछ पता है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, तो यहाँ पे लेंचो को एक ऑक्स के से कंपेयर किया गया है कि जैसे कि हम जानते हैं ऑक्स क्या होता है, बैल। और बैल भी क्या करता है, बैल बहुत हार्ड वर्किंग होता है, वो फील्ड्स में, खेतों में लगा रहता है, मेहनत करता है। तो वैसे ही लेंचो था, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स। जो लेंचो है वो जानवरों की तरह खेतों में काम करता रहता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, पर इतना काम करने, इतना वो करने के बाद भी, इतना मेहनत करने के बाद भी लेंचो को पता था कि कैसे लिखते हैं या पढ़ते हैं। The following Sunday, at the daybreak, he begins to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. तो अगले संडे, फॉलोइंग संडे मतलब जो भी संडे आने वाला था, उसमें डे ब्रेक, दिन में छुट्टी लेके थोड़ा सा रेस्ट करने के टाइम पर लेंचो क्या करता है, एक लेटर लिखना स्टार्ट करता है। और उसने डिसाइड किया था कि वो लेटर लेके खुद जाएगा उसको पोस्ट करने। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, तो वो लेटर किसके लिए था, अ लेटर टू गॉड, जो कि हमारे चैप्टर का टाइटल भी है। गॉड, ही रोट, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 peso in order to sow my field again and to live until the next crop comes because द हेल्स्टोम। तो वो क्या लिखता है, सबसे पहले ऊपर वो लिखता है बस गॉड, और फिर उसके नीचे से लेटर स्टार्ट कर देता है, इफ़ यू डोंट, ठीक है, एंड आगे जो भी लिख रहा है, तो वो बोलता है भगवान, अगर आपने मेरी मदद नहीं करी तो मेरी फैमिली और मैं इस साल भूखे मर जाएंगे। हंगरी मतलब भूखे, हम भूखे मर जाएंगे। आई नीड 100 पैसो, मेरे को 100 पैसो, मैंने आपको पैसो पहले बताया था, पैसो इज़ करेंसी ऑफ लैटिन अमेरिका, ठीक है। तो वो बोलता है कि मेरे को 100 पैसों की ज़रूरत है अपनी फील्ड को सो करने के लिए, सो सीड्स डालने के लिए, बीज डालने के लिए अगेन, ताकि मैं दोबारा अपनी फील्ड में बीज लगा सकूं, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और मैं तब तक अपना जीवन जी सकूं जब तक कि अगली फसल कटने को तैयार नहीं हो जाती, बिकॉज ऑफ हेल्स्टोम। आपको पता ही है कि मेरी फसलें खराब हो गई थी। आगे पूरा लेटर है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, पुट द लेटर इनसाइड and still troubled went to the town. So वो लेटर के एनवलप मतलब लिफाफे पे लिखता है, किसको सेंड करना है, रिसीवर्स एड्रेस टू गॉड, और अपना जो लेटर उसने लिखा है उसको उस एनवलप के अंदर डालता है। उसको अभी भी काफ़ी दुविधाएं हैं, पर वो कहाँ चला जाता है, टाउन में उस लेटर को पोस्ट करने चला जाता है। ओके,
At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. पोस्ट ऑफिस में पहुंचकर वो अपने लेटर पे स्टैंप लगाता है, क्योंकि हम सबको पता है कि लेटर को पोस्ट करने के लिए सबसे पहले स्टैंप लगानी पड़ती है, तो वो अपने लेटर पे स्टैंप लगाता है और लेटर को मेल बॉक्स में डाल देता है। जिससे कि हम आपने देखे होंगे मेल बॉक्स बने हुए होते हैं कभी कभार रेड, और ये रेड होता है, ये ब्लैक होता है, इसके बीच में ऐसे होता है यूँ करके ना, तो वो ऐसे ही एक मेल बॉक्स में अपना लेटर पोस्ट कर देता है। One of the employees, who was a postman and also helped at a post office, went to his boss laughing heartedly and showed him the letter to God. तो एक एम्प्लॉय मतलब कर्मचारी, एक कर्मचारी जो कि एक पोस्टमैन था और पोस्ट ऑफिस में मदद भी करता था और कामों के लिए, वो अपने बॉस के पास जाता है, अपने जो उससे ऊपर बॉस है उनके पास जाता है, और उसको काफ़ी हंसी आ रही थी क्योंकि वो ऑब्वियसली लेंचो ने वो लेटर टू गॉड लिखा था और गॉड का कोई सेंडिंग एड्रेस नहीं था कहाँ पर वो पोस्ट करेगा, तो उसको थोड़ी हंसी आ रही थी। तो और वो लेटर किसको दिखाता है, अपने बॉस को दिखाता है और दिखाता है कि देखो ये लेटर टू गॉड है। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। उसके पूरे करियर में एज अ पोस्टमैन उसने काम करा है जब तक, उसने कभी भी कोई उसको एड्रेस नहीं पता जहाँ पर जो कि टू गॉड है। ओके, द पोस्ट मास्टर, अ फैट amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented। तो जो पोस्टमैन है उस पोस्ट ऑफिस का, वो एक मोटा, एमेबल का मतलब फ्रेंडली, प्लेजेंट, फ्रेंडली मतलब दोस्त या मिजाज है उसका काफ़ी फ्रेंडली है। वो क्या करता है, उसको भी एकदम से हंसी आ जाती है, ब्रोक आउट ऑफ लाफिंग, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, पर एकदम से वो सीरियस हो जाता है। ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और वो लेटर को अपने डेस्क पे रखता है, कॉमेंटेड, बोलता है, वॉट अ फेथ, वॉट फेथ, आई विश I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God। तो जो पोस्ट मास्टर है वो बोलता है, क्या यकीन है, आई विश आई हैड द फेथ, मैं चाहता हूँ कि काश मुझे भी ऐसा यकीन होता जैसा कि इस आदमी को है जिसने ये लेटर लिखा है भगवान पे। ओके, स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस with the God। So in order so in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answer the letter। So जो postmaster था वो शेक मतलब तोड़ना या फिर झंझोड़ना। ओके, सो जो पोस्टमास्टर था वो राइटर हमें पता है लेंचो के फेथ को, विश्वास को भगवान के प्रति ख़त्म नहीं करना चाहता था। तो पोस्टमास्टर एक आइडिया के साथ आता है। वो क्या सोचता है कि मैं इस लेटर का आंसर कर देता हूँ। बट when he opened it, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper। लेकिन जब जो पोस्ट मास्टर है वो उस लेटर को ओपन करता है, एनवेलप को ओपन करता है, तो एविडेंट उसे पता चलता है कि इस लेटर का आंसर देने के लिए सिर्फ उसको कुछ सद्भावना या फिर अच्छे वर्ड्स, इंक या फिर पेपर की ही सिर्फ ज़रूरत नहीं है, बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन। बिकॉज देखिए लेंचो को सिर्फ कुछ वर्ड्स नहीं सुनने थे, उसको सिर्फ अपने लेटर का रिप्लाई नहीं चाहिए था, उसको पैसों की ज़रूरत थी। पर जो पोस्ट मास्टर था उसने जो निश्चय कर लिया था, रेजोल्यूशन मतलब निश्चय कर लिया था, उसको वो पूरा करना चाहता था। ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, ही
himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. तो उसने अपने एम्प्लॉयज से बोला कुछ मनी देने के लिए, उसने अपनी सैलरी का भी कुछ पार्ट लेंचो के उस गुडविल के लिए इकट्ठा करा. एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, उसके कुछ फ्रेंड्स ने एज एन एक्ट ऑफ चैरिटी, मतलब किसी का अच्छा करने की नीयत से थोड़े पैसे दे दिए. इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टुगेदर द 100 पैसों, पर पोस्टमास्टर के लिए इतना सारा या फिर 100 पैसों इकट्ठा करना थोड़ा मुश्किल था, इम्पॉसिबल था. सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर्स ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ. तो वो लेंचो को हाफ से, मतलब जितने भी हाफ हो गया 50 से थोड़ा सा ज़्यादा देने ही पैसे कलेक्ट कर पाया. He put the money in an envelope addressed to Lencho, and with it a letter containing only a single word as a signature, the God. ओके तो वो क्या करता है कि वो जो पैसे जितने भी उसने कलेक्ट करे थे, इकट्ठे करे थे कहीं कहीं से, तो उन सबको इकट्ठा करके एक लिफाफे के अंदर डालता है और उसमें लेंचो का एड्रेस लिख देता है. और कोई भी चीज़ नहीं लिखता, बस पैसे और लेंचो का एड्रेस लिख देता है. और सिर्फ एक लेटर होता है जिसपे वो, जैसे कि ये लेटर है, लेटर ऊपर से पूरा खाली है और लास्ट में लिखता है गॉड. ओके अब एक और ओरल कॉम्प्रिहेंशन है आपकी, आगे तक आपने क्या सीखा उसको चेक करने के लिए. सो फर्स्ट है, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन. व्हाट डिड ही डू. तो लेंचो हैड फेथ इन गॉड. ही रोट अ लेटर टू गॉड डिमांडिंग हेल्प फ्रॉम हिम. सो लेंचो का फेथ किस पे था, गॉड पे था. और वो क्या करता है, वो भगवान को एक लेटर लिखता है, उनसे हेल्प मांगता है. सेकेंड, who read the letter. तो वो लेटर किसने पढ़ा, the postmaster read the letter. What did the postmaster do then. तो फिर पोस्टमास्टर ने क्या किया, तो पोस्टमास्टर डिड नॉट वांट टू ब्रेक लेंचोस faith in the god, so he decided to answer the letter and send मनी टू लेंचो. तो हमें पता ही है लेंचो के लिए पोस्टमास्टर लेंचो का भरोसा नहीं तोड़ना चाहता था भगवान से, तो उसने खुद ही पैसे इकट्ठे करे और लेंचो को वो लेटर सेंड कर दी. The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. So अगले ही जो संडे था उसमें लेंचो हर मतलब यूजुअल दिनों की तरह यूजुअल टाइम से जल्दी पोस्ट ऑफिस आ जाता है और पूछता है, आस्क मतलब पूछना, कि क्या उसके लिए कोई लेटर आया है. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. So जो पोस्टमैन है वो खुद लेंचो को लेटर देता है, और जो पोस्ट मास्टर है वो अपने ऑफिस में बैठकर ऑफिस से ही देख रहा होता है कि जो लेंचो है उसको क्या फीलिंग्स है, उसकी क्या एक्सप्रेशन है. और उस टाइम पर जो पोस्ट मास्टर है ही वॉज सेटिस्फाइड, ही वॉज वेरी सेटिस्फाइड, ही वॉज वेरी हैप्पी. ओके वो बहुत खुश था उस टाइम पर. Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence, but he became angry when he counted the money. तो जो लेंचो है उसको एक हल्का सा भी सरप्राइज नहीं हुआ मनी देखने के बाद, बिकॉज वो इतना कॉन्फिडेंट था, उसको लग रहा था कि मेरे को तो गॉड रिप्लाई करेंगे ही करेंगे. पर उसको गुस्सा आया जब उसने मनी को काउंट करा. गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, नॉर
could he have denied Lencho what he had requested? तो लेंचो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। लेंचो को लगता है भगवान तो ऐसी मिस्टेक नहीं कर सकते, ऐसी गलती नहीं कर सकते, और भगवान लेंचो को मना भी नहीं कर सकते जो उसने रिक्वेस्ट करा है या जो उसने मांगा है उससे। इमीडिएटली लेंचो वेंट टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। तो तुरंत ही लेंचो विंडो पे जाता है पेपर और इंक मांगने के लिए, ताकि वो एक लेटर लिख सके ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल। मतलब जो टेबल लगी हुई थी उस पे बैठता है। ही स्टार्टेड टू राइट विद मच wrinkling of his brow caused by the efforts he had to make to express his ideas। तो वो क्या करता है, पब्लिक राइटिंग टेबल पे बैठता है और लिखना शुरू कर देता है। उसकी जो आईब्रोज हैं उस साइड पे बहुत ज़्यादा रिंकल्स आ गए थे, मतलब वो बहुत गुस्से में था और बहुत मेहनत के साथ वो अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर पाता है, लिख पाता है उस लेटर में। When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. ओके तो जब वो पूरा कर देता है लेटर को लिख के, तो वो विंडो पे जाता है, वहाँ से एक स्टैम्प खरीदता है, उसको लिख करता है, चाटता है उस स्टैम्प को और उसको उस एनवलप पे लगा देता है विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, मतलब मुक्का मारते हुए। The movement the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it। तो जैसे ही वो उस लेटर को मेल बॉक्स में डालता है, तो पोस्टमास्टर एकदम से जाता है देखने के लिए, तुरंत भागता है और उस लेटर को खोल देता है। इट्स सेड, उस लेटर में क्या लिखा हुआ था, गॉड of the money that I ask for only 70 पैसों really। तो उसमें लिखा हुआ था कि भगवान, जो मैंने आपसे पैसे मांगे थे उनमें से सिर्फ 70 पैसों मेरे पास आए हैं। तो जो हेड पोस्ट मास्टर था वो सिर्फ 70 पैसों ही कलेक्ट कर पाया था। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। तो भगवान प्लीज़ मुझे जो बाकी के 30 रुपये हैं, 30 पैसों हैं सॉरी, वो सेंड कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि मुझे इनकी बहुत ज़रूरत है। बट डजंट सेंड इट मी थ्रू द मेल, पर मुझे ये मेल के थ्रू मत सेंड करना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स लेंचो। मुझे मेल के थ्रू मत सेंड करना, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं वो चोर हैं। तो आप देख रहे हो व्हाट इज द आयरनी, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने ही लेंचो की मदद करी और लेंचो बोल रहा है कि वो चोर है, क्रूक है। लास्ट में एक और ओरल कॉम्प्रिहेंशन है। वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट। तो क्या लेंचो को सरप्राइज हुआ था जब उसको लेटर दिखा? नो, लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद द मनी। लेंचो को कोई भी सरप्राइज नहीं हुआ था। पर सेकेंड, वॉट मेड हिम एंग्री, उसको क्या चीज़ बुरी लगी या किस चीज़ से वो नाराज था? He became angry when he counted the money। So लेंचो को कब बुरा लगा या कब उसको बहुत गुस्सा आया? जब उसने मनी गिनी, क्योंकि उसने 100 पैसों की डिमांड करी थी, 100 पैसों मांगे थे, पर उसको कितने पैसों मिले थे? ओनली 70। ओके सो ये हमारे चैप्टर का एंड है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक दीजिए, और अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में डिस्कस करें।